तो दोस्तों हाल ही में कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि रशिया के द्वारा यूक्रेन के अंदर इतना अधिक मात्रा में मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है कि अब रशिया के बेड़े के मिसाइल ही खत्म हो गया। असल में इस बात का जानकारी पहली बार 20 मार्च के दिन और उसके बाद 24 मार्च के दिन दिया गया, जहां पे दावा किया गया कि रशिया ने करीबन 1200 मिसाइल अब तक यूक्रेन के ऊपर दाग चुका है, जिससे कि रशिया के बेड़े के जो कैलिवर मिसाइल है वो समाप्त हो चुका है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रशिया जैसे बड़े देश, जो कि दुनिया का दूसरे सबसे ताकतवर देश के रूप में भी पहचाना जाता है, क्या केवल मात्र 5 हफ्ते के लड़ाई में ही उसके संपूर्ण हथियार समाप्त हो गया, और अगर नहीं हुआ है तो अभी भी रशिया के बेड़े में कितना प्रिसिजन गाइडेड हथियार बचा हुआ है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों 24 मार्च के दिन से रशिया की तरफ से जब यूक्रेन के ऊपर हमला बोला गया तो रशिया ताबड़तोड़ मिसाइलों से ही यूक्रेन के ठिकाने को, खास करके मिलिट्री इंस्टॉलेशन और एमुनेशन डिपोज को तबाह कर रहा है। और दोस्तों जिस रफ्तार से रशिया के द्वारा अपने मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, उसे लेके सबसे पहले पेंटागन की तरफ से यह अंदाजा लगाया गया कि रशिया के बेड़े के जो मिसाइल है वो मार्च 20 तक समाप्त हो जाएगा, जबकि बाद में पेंटागन की तरफ से ही एक्नॉलेज किया गया कि 20 मार्च तक रशिया ने अपने करीबन आधा कैलिवर मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका है। दोस्तों पेंटागन की तरफ से 24 मार्च के दिन रशिया को लेके एक रिपोर्ट आया, जहां पे दावा किया गया कि 24 फरवरी से 24 मार्च के दरमियान रशिया ने करीबन 1200 मिसाइल यूक्रेन के ऊपर दागा है, जिनमें ज्यादातर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जो कि एडवांस गाइडेंस सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम से लैस है और टारगेट को काफी एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है। और दोस्तों इन कैपेबिलिटी के कारण ये जो गाइडेड मिसाइल है काफी अधिक महंगा भी होता है, और इसी कारण से अमेरिका का मानना है कि रशिया के जो बेड़े के कैलिवर मिसाइल या फिर इस तरीके के अन्य गाइडेड मिसाइल है वो अब लगभग खत्म होने के कगार पे आ चुका है। और इस मुद्दे के ऊपर अमेरिका के वरिष्ठ रक्षा अधिकारी की तरफ से भी बयान देते हुए बताया गया है कि उनका मानना है कि रशिया फिलहाल इस तरीके के हथियारों के शॉर्टेज से गुजर रहा है, और इसी कारण से हाल फिलहाल के दिनों में रशिया की तरफ से डम बॉम्ब का इस्तेमाल काफी अधिक रफ्तार में किया जाना शुरू किया गया है। तो दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में रशिया के बेड़े के गाइडेड मिसाइल अब समाप्त हो चुका है, और अगर नहीं हुआ है तो रशिया के पास अभी भी कितना मिसाइल बचा हो सकता है। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से माना जाता है कि रशिया के जो गाइडेड मिसाइल है ये अटूट नहीं है, और ये सर्टेन बेस में ही रशिया में प्रेजेंट था। और दोस्तों इन बातों को मानने के पीछे अमेरिका के द्वारा कई तरीके के तथ्य दिया जाता है। अमेरिका का मानना है कि आज से करीबन 10 से 12 साल पहले ही रशिया की तरफ से मोस्ट एडवांस गाइडेड मिसाइलों के प्रोडक्शन शुरू किया गया, जिनमें कैलिवर और स्प्लेंडर जैसे मिसाइल शामिल है। और इस कारण से इतने कम समय के अंदर रशिया के द्वारा इतना अधिक मात्रा में मिसाइलों का निर्माण नहीं किया गया होगा, जो रशिया के तरफ से यूक्रेन के अंदर किया गया इन्वेजन के दरमियान इतने बड़े मात्रा में इस्तेमाल हो सके, जबकि इससे पहले भी रशिया के द्वारा सीरिया में चलाए गए ऑपरेशन और एक्सरसाइजेज में भी ऐसे मिसाइलों को भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जा चुका है। जबकि दूसरे कारण के रूप में यह भी बताया जा रहा है कि रशिया की तरफ से एक निर्धारित मात्रा में ही हथियारों को यूक्रेन के लड़ाई के लिए डेडिकेटेड किया गया था, और रशिया अपने बेड़े के संपूर्ण मिसाइलों को कभी भी यूक्रेन के लड़ाई के लिए डेडिकेटेड नहीं करेगा, क्योंकि रशिया नहीं चाहेगा कि उसके बेड़े के मिसाइल समाप्त हो जाए। क्योंकि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में ये जो लड़ाई फैला हुआ है ये कब बृहद रूप ले ले और रशिया और नेटो के किसी एक मेंबर के बीच का लड़ाई बन जाए, जिसमें नेटो के देशों को भी कूदना पड़े। यथासंभव यहाँ पे यूक्रेन के बाद पोलैंड का संभावनाएं है, और एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि भविष्य में अगर ये लड़ाई नहीं थमता है तो ये पोलैंड और रशिया के बीच में भी एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले सकता है। ऐसे में रशिया नहीं चाहेगा कि उसके बेड़े के सभी हथियार यूक्रेन के इस लड़ाई में ही समाप्त हो जाए, ताकि भविष्य के लड़ाई में उसे खाली हाथ लड़ाई लड़ना पड़े। जबकि तीसरे कारण के स्वरूप अमेरिका के द्वारा यह बताया जा रहा है कि हाल फिलहाल में रशिया की तरफ से अपने प्रिसिजन गाइडेड मिसाइलों के इस्तेमाल को कम करते हुए अन्य हथियारों का इस्तेमालों को बढ़ाया गया है, जिनमें एयर लॉन्च डम बॉम्ब से शुरू करके K300P जैसे मिसाइल भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल हाल ही में ही रशिया की तरफ से यूक्रेन के टेरिटरी के अंदर हमले के लिए किया गया था। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 1.5 हफ्ते पहले रशिया के K300P लॉन्चरों से P800 ऑनिक्स सुपरसोनिक कोस्टल डिफेंस मिसाइलों को दागा गया था, जो यूक्रेन के अंदर रेडियो टेक्नोलॉजी रिकॉनेसेंस सेंटर को तबाह किया था। पर ओरिजिनली ये जो मिसाइल है इसे दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर और क्रूजरों के खिलाफ ही इस्तेमाल करने के लिए रशिया की तरफ से निर्माण किया गया था, और इस तरीके के रेडियो कम्युनिकेशन और रिकॉनेसेंस सेंटरों को तबाह करने के लिए जहां पे रशिया के पास अन्य मिसाइल है, तो वहीं पे ऑनिक्स मिसाइलों के इस्तेमाल के बाद अमेरिका की तरफ से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद अन्य गाइडेड मिसाइल अब समाप्त हो चुका है, जिस वजह से रशिया अब ऑनिक्स मिसाइलों का ही इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ ये खाली एकमात्र घटना नहीं है, बल्कि 26 मार्च के दिन भी K300P लॉन्चरों के द्वारा ऑनिक्स मिसाइलों को यूक्रेन के अंदर बने हुए ऑयल डिपो को तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया था, और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल है ये असल में रशिया के 15वां इंडिपेंडेंट कोस्टल डिफेंस मिसाइल ब्रिगेड के है, जो कि सेवेस्टोपोल क्रीमिया
में तैनात है। पर दोस्तों इसके विपरीत रशिया की तरफ से ऑनिक्स मिसाइलों के इस्तेमाल को लेकर बताया जा रहा है कि इससे पहले भी रशिया ने इन मिसाइलों को शोरवेश ठिकानों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल कर चुका है और यूक्रेन के अंदर अब यह लगातार इस्तेमाल हो रहा है। रशिया का कहना है कि फिलहाल की लड़ाई में ब्लैक सी के अंदर ऐसा कोई भी ठिकाना नहीं है जिनके खिलाफ इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सके और भविष्य में भी नहीं होगा। ऊपर से अगर कोस्टल रीजन से इन मिसाइलों को दागा जाता है तो ये मिसाइल 5 से 6 कैलिबर सेव भी कर सकता है, जिस कारण रशिया का कहना है कि ऑनिक्स मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। पर अमेरिका की तरफ से अपनी बातों को साबित करने के लिए 13 मार्च के दिन न्यूयॉर्क टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टों का भी हवाला दिया जा रहा है, जहां पे इन पोस्टों में दावा किया गया था कि रशिया में हथियारों की कमी महसूस हो रहा है, जिस कारण रशिया हथियारों के मामले को लेके चाइना के पास पहुंचा है और रशिया चाहता है कि चाइना हथियार देके इस लड़ाई में रशिया का मदद करे। बेसिकली इन सभी न्यूज़पेपर में बताया गया कि रशिया के पास लेटेस्ट प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों की कमी है और रशिया इन्हें चाइना से हासिल करना चाहता है। इवन कुछ ऐसे हथियार भी चाइना लाइसेंसली निर्माण कर रहा है जो MiG-29 और सुखोई 27 जैसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो सकता है, जिनमें KH-31 जैसे मीडियम रेंज के एयर टू ग्राउंड मिसाइल शामिल है। दूसरी तरफ इन रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि साल 2015 में जो 24 सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को लेकर रशिया और चाइना के अंदर डील हुआ था, उसमें रशिया के द्वारा एग्रीमेंट के तहत चाइना को एयरक्राफ्टों के साथ कुछ हथियार भी प्रोवाइड किया गया था और ये हथियार रशिया के लिए काफी अति आवश्यक है जो रशिया चाइना से हासिल कर सकता है। पर दूसरी तरफ चाइना और रशिया की तरफ से इन सभी बातों को नकारते हुए बताया गया है कि दोनों देशों के बीच में इस तरीके का कोई भी बातचीत नहीं हुआ। पर दोस्तों ये भी सही बात है कि लड़ाई के शुरुआती समय में रशिया की तरफ से जितने हद तक कैलिबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था, लड़ाई आगे बढ़ने के साथ साथ अब रशिया के कैलिबर मिसाइलों के इस्तेमालों की संख्या भी घटते जा रहा है। हाल फिलहाल के दिनों में तो ये लगभग ना के बराबर इस्तेमाल हो रहा है। वहीं पे अमेरिका का कहना है कि इसके पीछे मेन कारण है रशिया के अंदर हथियारों के अभाव। 26 मार्च के दिन रिपोर्ट में बताया गया था कि रशिया के जो स्टॉक है उसमें करीबन 50% कमी दिखाई दिया है। इवन इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि रशिया के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो फुल कैपेसिटी के साथ हथियारों को निर्माण भी कर रहा है और हथियारों को रिफर्निश भी कर रहा है, जिनमें नया प्रिसीजन गाइडेड हथियार भी शामिल है। पर दोस्तों बात यह है कि दुनिया में अब तक किसी को भी पता नहीं है कि रशिया के पास असल में कितना मिसाइल है और रशिया सालाना दर पे कितने मिसाइलों को निर्माण करता है। हालांकि साल 2018 में एक रिपोर्ट आया था कि उस साल रशिया के द्वारा करीबन 120 कैलिबर मिसाइलों को प्रोड्यूस किया गया। पर दोस्तों इन बातों के बेस पे अगर वेस्टर्न देशों की तरफ से, खास करके अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जाता है कि रशिया के पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं है और इस कारण रशिया के हथियारों के भंडार समाप्त हो गया है, तो दोस्तों इन देशों का ये खामख्याली भी हो सकता है और जानबूझ के बनाया गया नैरेटिव भी हो सकता है। पर अगर रशिया के प्रोडक्शन कैपेबिलिटी या फिर कहे तो लड़ाई के दरमियान काम करने के क्षमता को देखा जाए तो पहले भी इस तरीके के अंदाजा लगाया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान रशिया केवल मात्र 500 टैंकों को हर महीना निर्माण कर सकता है। पर साल 1942 के फर्स्ट हाफ में ये पता चला कि रशिया करीबन 11,000 टैंकों को निर्माण किया है, जबकि सेकंड हाफ में ये बढ़ के 13,000 तक पहुंच गया। कुल मिला के उस दरमियान रशिया हर महीने 2,200 टैंकों को निर्माण कर रहा था। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़ाई के दरमियान इस तरीके के संभावनाओं को लगाना कि दुश्मन के कैपेसिटी घट गया है और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कम है, ये एक बड़ा बेवकूफी हो सकता है। जबकि यूएसएसआर और उसके बाद रशिया के मामले में इस बात का अंदाजा लगाना सरासर गलत होगा, क्योंकि इस मामले में कब रशिया चकमा दे दे ये किसी को पता नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।